चलिए ग्रामर रूल वन ऑफ द का प्रयोग हम लोग देखेंगे। वन वन ऑफ द अपने साथ प्लुरल नाउन लाता है और प्लस सिंगुलर वर्ब लाता है। रूल देखिए, रूल एक्सप्लेनेशन। वन ऑफ द का अर्थ होता है वन अमोंग मेनी। द के बाद वन ऑफ में द के बाद प्लुरल नाउन आता है, उसके बाद जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होती है। कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं, वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट। वन ऑफ द बॉयज नहीं होगा, वन ऑफ के बाद द के बाद प्लुरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ देखिए, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, बॉय सिंगुलर है लेकिन वन ऑफ द के बाद प्लुरल नाउन आता है तो हम लोग उसको बॉयज कर देंगे। क्विक टिप याद रखने के का तरीका, वन ऑफ द में से एक नाउन प्लुरल रहेगा और वर्ब सिंगुलर रहेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, वन ऑफ द प्लस प्लुरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। वन ऑफ द बॉयज इज अब्सेंट टुडे। ठीक है, वन ऑफ द के बॉयज हो गया, नाउन प्लुरल हो गया और वर्ब सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट, वन ऑफ द टीचर्स टीचेज इंग्लिश। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर सीन। वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन हो गया और उसके बाद आई आया तो इसके साथ जो वर्ब लगता है वो लग गया। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, ये रूल क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रूल 5, द जनरल रूल फॉर यूजेज ऑफ द फ्रेज वन ऑफ द। वन ऑफ द के साथ प्लुरल नाउन आता है, अगर डैट और हु एटसेट्रा रहे तो उसके बाद सिंगुलर या प्लुरल वर्ब आएगा। उस डैट और हु के पहले अगर प्लुरल नाउन आया हो तो प्लुरल वर्ब लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखे थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द नाउन फॉलोइंग द फ्रेज वन ऑफ द इज ऑलवेज ए प्लुरल नाउन। ठीक है, द रिलेटिव प्रोनाउन हु डैट विच इज एब्सोल्युटली क्रूशियल हेयर। नेक्स्ट, when the relative pronoun who that is not used, that is if one of the nouns is actually the subject of the verb, then we use a singular verb. For example, there are many birds, there are many birds on the tree, one of the birds is red। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, वन है, ऑफ है, द है, उसके बाद प्लुरल नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब, ये स्ट्रक्चर सही है। अब नेक्स्ट आइए, when the relative pronoun who that is used, that is if one of the nouns is not actually the subject of the verb, then we use a plural verb। यहाँ पे देखिए, that is one of the birds, that यहाँ पे that है, that से पहले क्या आया, प्लुरल आया, तो यहाँ पे भी प्लुरल आएगा, that fly over my house at night। ठीक है, नेक्स्ट, she is one of the mothers who, प्लुरल है तो यहाँ पे भी प्लुरल आएगा, who are really working hard to make both ends meet। In sentence, that acts as the subject for the verb fly, and that in this sentence refers to birds, plural noun, and thus fly plural verb is used। In sentence 2, who acts as the subject for the verb are, and who in this sentence refers to mothers, plural noun, and thus are plural verb is used। क्लियर है। नेक्स्ट, if the sentence follows the form the only one of the plus plural noun or who or that etc singular verb is required। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, इन द सेंटेंस फॉलो द फॉर्म अगर फॉलो कर रहा है द ओनली वन ऑफ द तो इसके साथ प्लुरल नाउन प्लस अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो हु दैट एटसेट्रा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, रीना इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज एवर बीन टू इंडिया। यहाँ पे देखिए वर्ब सिंगुलर है, ये वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, this is the only one of the novels which is interesting। ठीक है, यहाँ पे the only लग गया, इस कारण से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया। नेक्स्ट,
ग्रामर रूल सम ऑफ द में क्या होता है? सम ऑफ द मीन्स ए फ्यू और ए पार्ट ऑफ समथिंग। इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ए पोर्शन और पार्ट ऑफ ए ग्रुप, नॉट द एंटायर ग्रुप। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द अपने साथ प्लुरल नाउन लेकर आता है अगर, और प्लुरल वर्ब लेकर आता है। सम ऑफ द अन अगर अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है तब सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब भी आएगा, absent टुडे। सम ऑफ द बॉयज, यहाँ प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब भी आएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ द टीचर्स, प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब भी आएगा। अब यहाँ आइए, अनकाउंटेबल नाउन, सम ऑफ द वाटर, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। सम ऑफ द मनी, यहाँ पे मनी देखिए अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। क्विक टिप यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द, ए फ्यू और ए पार्ट, अगर सम ऑफ द के बाद नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लुरल आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यहाँ पे रूल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सम ऑफ द रेफर्स टू पार्ट ऑफ ग्रुप, इट्स ऑल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ए फ्यू पीपल और थिंग, नॉट ऑल। द फॉर्म डिपेंड्स ऑन द नाउन दैट फॉलोज इट। ठीक है, ये सारा नाउन पे डिपेंड करता है। इफ द नाउन इज काउंटेबल प्लुरल, वी यूज प्लुरल वर्ब। if the noun is uncountable is use a singular verb। ठीक है, क्लियर ये रूल। नेक्स्ट, अब देखिए कंपैरिजन देख लीजिए, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लुरल नाउन आएगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ईच ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लुरल आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब देखिए सम ऑफ द डिपेंड करेगा नाउन कैसा आता है। अगर नाउन प्लुरल आया तो प्लुरल वर्ब, अगर नाउन अनकाउंटेबल आया तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सम ऑफ द बॉयज, बॉयज क्या है? प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब आएगा। सम ऑफ द वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, most of the most of the means the majority of or almost all of, it refers to a large part of a group or nearly the whole amount of something। मोस्ट ऑफ द अगर प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब, मोस्ट ऑफ द के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। सेम रूल है। Most of the used to talk about the largest portion of a group or quantity. It does not mean all, but it means almost all. The verb depends on type of noun that follows it. If the noun is countable plural, we use plural verb. If noun is uncountable, we use singular verb। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये देखिए काउंटेबल प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपुल, यहाँ पे प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब आएगा। यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स, प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब आएगा। अब देखिए अनकाउंटेबल, मोस्ट ऑफ द वाटर, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। मोस्ट ऑफ द मनी, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। क्विक टिप, मोस्ट ऑफ द मतलब मेजोरिटी ऑफ और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ, तो काउंटेबल प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ये रूल क्लियर है, सेम ही है, सम ऑफ की तरह ही है। नेक्स्ट, अब हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। वन ऑफ द प्लुरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ द प्लुरल नाउन सिंगुलर वर्ब, सम ऑफ द अगर प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो प्लुरल वर्ब, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। मोस्ट ऑफ द अगर प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो प्लुरल वर्ब, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट रूल का ग्रामर रूल, ऑल ऑफ द सेम ही होगा। ऑल ऑफ द मीन्स द होल और एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। इट रेफर्स टू 100% ऑफ ए ग्रुप और अमाउंट, नॉट जस्ट ए पार्ट। ऑल ऑफ द अगर प्लुरल नाउन है प्लुरल वर्ब हो जाएगा। ऑल ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। All of the is used when talking about the entire quantity or group. Nothing is left out. It includes everyone or everything in that group. The verb form depends on noun that follows it. If the noun is countable plural, we use plural verb. If the noun is uncountable, we use singular verb. अब देखिए एग्जाम्पल,
ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब। ऑल ऑफ द बॉयज प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब। ऑल ऑफ द टीचर्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, विथ अनकाउंटेबल नाउन। ऑल ऑफ द वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। ऑल ऑफ द मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। क्विक टिप देख लेते हैं। काउंटेबल प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। सेम ही है, क्लियर, ये सेम ही है। नेक्स्ट, रूल। रूल ऑफ सिंगुलर और प्लूरल यूनिट्स विथ नंबर्स। The rule tells us when to use singular or plural forms of measurement units like inch, dozen, rupee, liter, etc. in sentences. Main rule क्या बोलता है? If there is combination of number, unit plus noun और number, unit plus adjective, याद रखिए number, unit, noun, number, unit, adjective, we always use the singular form of the unit. इस केस में हम लोग singular form of the unit यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी सॉ ए 10 इंच स्नैक, ये नाउन है, ये यूनिट है और ये नंबर है। ठीक है, यहाँ पे इंच सिंगुलर यूज किए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर, नंबर, यूनिट और नाउन आया। ठीक है, इसलिए। अब यहाँ देखिए, सी गेव मी टू टू 5 नंबर 100 रुपी, 500 रुपी। यहाँ पे देखिए, यूनिट, नोट्स, नाउन। रुपी यहाँ पे सिंगुलर है, 500 रुपी नोट्स मीन्स 2 नोट्स ऑफ 500 रुपीज ईच। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पैटर्न बस याद रखिए, नंबर, यूनिट, नाउन रहे, नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, here rupee is used as a unit not to show actual money, hence it stays singular। ठीक है, जब भी नंबर, यूनिट, नाउन, नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव रहे तो हमेशा जो यूनिट रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। क्लियर है ये रूल? नेक्स्ट आइए, इफ द सेंटेंस इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यूज सिंगुलर यूनिट। ठीक है, देखिए, वी हैड 5 डजन, 5 डजन इज ए यूनिट ऑफ काउंट, द सेंटेंस डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट ही हैड, मतलब क्या इसके पास है जो कि 5 डजन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही रहेगा, यूनिट जो रहेगा वो सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर यूनिट रहेगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं ना कर रहा है उसके पास क्या है, 5 डजन। अब देखिए रूल 2, इफ द सेंटेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो प्लूरल यूनिट यूज करेंगे। आई हैव 5 रुपीज, तो यहाँ देखिए रुपीज है उसके पास 5, तो से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो प्लूरल यूनिट यूज करेंगे। द मीनिंग इज क्लियर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मनी, सो वी यूज प्लूरल रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए, नंबर, यूनिट, नाउन रहे या एडजेक्टिव रहे तो क्या होगा, यूनिट सिंगुलर होगा। अगर नंबर, यूनिट नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो तो सिंगुलर रहेगा, अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो तो प्लूरल होगा। ठीक है, क्लियर है रूल? नेक्स्ट, एडिशनल नोट अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। इफ ए सेंटेंस हैज मोर देन वन यूनिट, यूनिट आर ऑलवेज रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, याद रखिए। जैसे देखिए, थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट, पहले थाउजेंड्स आया, फिर लाख्स आया, फिर स्टूडेंट्स आया, समझे? तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। So units are thousands of lakhs of students took the test। ठीक है, अब समरी देख लीजिए, नंबर, यूनिट, नाउन रहे तो सिंगुलर यूनिट रहेगा, नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव रहे तो सिंगुलर यूनिट रहेगा, नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहे तो सिंगुलर यूनिट रहेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहे प्लूरल यूनिट रहेगा, मोर देन वन यूनिट रहे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में यूनिट्स रहेगा, थाउजेंड्स, लाख्स, इस टाइप के। क्लियर है? नेक्स्ट, सेम ही चीज है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, यूनिट, नाउन और नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव इन सेंटेंस, वी ऑलवेज यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द यूनिट। ही सॉ ए 10 इंच स्नेक, यूनिट क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि नंबर, यूनिट, नाउन है। सी गेव मी टू 500 रुपीज, सेम ही है। If there is a combination of number, unit in a sentence, a singular unit will be used if the sentence is not self-explanatory, otherwise a plural unit will be used if the sentence is self-explanatory। We had 5 डजन, क्या है 5 डजन?
कुछ पता नहीं है तो सिंगुलर रहेगा। ये आई हैव 5 रुपीज, ये एक्सप्लेनेटरी है तो प्लूरल रहेगा। In a sentence, if there is more than one unit, units are always arranged in ascending order. Thousands of lakhs of students took the test. ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आइए, स्टूडेंट्स टेक ए टेस्ट एंड टीचर्स गिव ए टेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है टेक ए टेस्ट एंड टीचर्स गिव ए टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक हैंडफुल, ग्लासफुल, फेस्टफुल एज मेजरिंग यूनिट्स, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सच यूनिट्स आर कॉल्ड आर्बिट्रेरी यूनिट्स। सिंगुलर यूनिट्स हैंडफुल है, प्लूरल यूनिट्स हैंडफुल्स है। ग्लासफुल ग्लासफुल्स, फेस्टफुल फेस्टफुल्स, स्पूनफुल स्पूनफुल्स, माउथफुल माउथफुल्स, कपफुल कपफुल्स। आर्बिट्रेरी यूनिट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अब एग्जांपल देखिए, ही पुल्ड आउट ए हैंडफुल ऑफ क्वाइंस फ्रॉम हिज पॉकेट। सिंगुलर है यूनिट, यूनिट का बात हो रहा है कि यूनिट कब सिंगुलर रहेगा। ही पुल्ड आउट ए हैंडफुल ऑफ क्वाइंस फ्रॉम हिज पॉकेट। आई यूज 2 handfuls of pasta per person. Drink a glass of water with this medicine. She drank 2 whole glassfuls of orange juice. He has a fistful of acting awards. All of a sudden, we just started having fistfuls of money. Clear है रूल? नेक्स्ट, रूल 7 देखेंगे। Expression of time, money, speed, weight, height, and distance, when used or covered in one way, usually take a singular verb. However, when these expressions are used or covered in various ways, a plural verb is used. Important है, याद रखें, जब भी expression of time, money, speed, weight, height, and distance, when used or covered in one way, देन वो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन मल्टीपल वेज और डिफरेंट वेज लेगा तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। 10 माइल्स, 10 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड कंप्लीटली ऑन फुट। ये जो 10 माइल्स है ये बोल रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। 10 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड कंप्लीटली ऑन फुट। अब यहाँ देखिए सेकेंड, 10 माइल need to be covered partly by car or and rest on foot। यहाँ पे plural verb का यूज किया, क्यों यूज किए? क्योंकि यहाँ partly by car कर रहा है और partly by foot कर रहा है, तो हमेशा वो various जहाँ पे रहे तो हम लोग plural verb का यूज करते हैं। अब समझिए, इन सेंटेंस 1 द कंप्लीट डिस्टेंस दैट इज 10 miles हैज टू बी कवर्ड बाय जस्ट वन मीन्स ऑन फुट, thus a singular verb needs is used। In sentence 2, the complete distance that is 10 miles has to be covered by 2 means, by car and on foot. Thus, a plural verb need is used. 5 5,000 rupees is his salary. 5,000 देखिए 5,000 rupees is his salary। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों हुआ? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बात कर रहा है। वही बोलेगा 5,000 रुपीज वर स्पेंट ऑन फूड एंड इंटरटेनमेंट। यहाँ पे दो अलग अलग चीजों पे वेरियस थिंग पे स्पेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो प्लूरल का यूज करेंगे। 6 weeks इज नॉट लॉन्ग इनफ, यहाँ एक सीरियल में बात कर रहा है। और 5 kilograms इज हिज वेट। ठीक है, यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहा है, सिंगुलर वर्ब का, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब प्लूरल वर्ब का कब यूज करेंगे? जब वेरियस मेथड हो या वेज हो, जैसे 10 माइल नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाय कार एंड रेस्ट ऑन फूड। ठीक है, क्लियर है रूल। नेक्स्ट चलते हैं। सर्टेन केसेज ऑफ कंपेरिजन, गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन ऑल मेटल्स, ये गलत हो गया। ऑल मेटल्स, गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल्स। ऑल मेटल्स में तो ये खुद आ जाएगा ना, यानी अदर मेटल्स। लुक एट द अबोव टू एग्जाम्पल्स केयरफुली। इन द फर्स्ट सेंटेंस, गोल्ड इज itself a metal and is being compared with all metals which include even gold as a metal. Thus, at a point of time, the meaning of the sentence becomes gold is more precious than gold। ये तो हो ही नहीं सकता है, which makes the sentence wrong। However, in second case, gold is compared with any other metals, which means gold is precious than any metal
other than gold. This makes the sentence meaningful and logical. डायमंड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स। ठीक है, और मेटल्स क्योंकि ये सही होगा ना, मेटल्स डायमंड मेटल्स थोड़े हैं। डायमंड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल, द अबव सेंटेंस इज करेक्ट, एक डायमंड इज एन ए नॉन मेटल इन इज कंपेयर टू ऑल मेटल्स। ठीक है, ये भी ध्यान से देखिए, पढ़िए, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, prepositions of time, since and for. The words for and since are used in sentences where the speaker wants to talk about something that started in the past and continues into the present. The preposition for is used to talk about an amount of time or space. The amount of time could be seconds, minutes, hours, days, months, or even years. The amount of time does not need to be exact. फोर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन, ये ध्यान रखिएगा, फोर जब भी हम लोग यूज करते हैं ये ड्यूरेशन के लिए करते हैं। सिंस, सिंस इज यूज्ड टू डिनोट पॉइंट ऑफ स्टार्ट, मतलब एकदम जहाँ पे स्टार्ट, पॉइंट ऑफ स्टार्ट को वो दर्शाता है। The preposition since is used to refer to a point of time. Since can refer to a point after a specific time or event in the past, or it can refer to a particular point beginning sometime in the past and continuing until the present time. The particular point in time could be anything, last Tuesday to 2018 or midnight. ही हैज बीन हेयर, यहाँ पे देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। ही हैज बीन हेयर फॉर 6 months एंड स्टिल कैन नॉट स्पीक ए वर्ड ऑफ जर्मन। ठीक है, यहाँ देखिए पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग फोर का यूज करेंगे। आई हैव ओनली नोन हर सिंस द बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक, यहाँ पे देखिए पॉइंट इन टाइम बता रहा है। आई हैव ओनली नोन हर सिंस द बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक। नेक्स्ट देखिए, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पे देखिए पॉइंट इन टाइम शो कर रहा है। नेक्स्ट, नोट देखिए, फोर इज यूज टू स्पेसिफाई ए पीरियड ऑफ टाइम while since is used to specify a particular point in time. Only the perfect tense or perfect continuous tense is used before since and for when they denote time. I देखिए एग्जाम्पल देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8 AM, यहाँ पॉइंट इन टाइम शो कर रहा है। आई हैव हैड दिस वॉच सिंस 1965, पॉइंट इन टाइम। सिंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट टेंस, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ, I had been waiting for him since the time I had completed my graduation। ये गलत है ना, क्योंकि since के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, I had been waiting for him since the time I completed my graduation। ये रूल भी आई है, ये इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, when two actions occurred in past, the action which happened earlier is denoted by using past perfect tense and the action which happened later is denoted by using simple past tense। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जो पहले हो चुका है, ठीक है, उसमें हम हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो लेटर हुआ उसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैड फिनिश्ड द वर्क आफ्टर वी हैड मेट हिम, मतलब पहले कौन सा काम हुआ, ये काम हुआ, तो हम वी ही हैड फिनिश्ड द वर्क आफ्टर वी हैड मेट हिम। नहीं, यहाँ पे ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या, ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, when two actions occurred in past, the action which happened earlier is denoted by using past perfect tense and the action which happened later is denoted by using simple past tense। जो बाद में हुआ, देखिए, ये देखिए, ही फिनिश द वर्क कब, ही फिनिश द वर्क आफ्टर वी हैड मेट हिम, मतलब पहले हम लोग उससे मिले, उसके बाद फिनिश्ड वर्क हुआ। जो बाद में एक्शन हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, जो पहले हुआ उसके पास्ट परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो पहले कौन सा काम हुआ, डाइड का, तो क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट, I finished the book after I had returned from college, the college।
मतलब पहले वो यहाँ से आया उसके बाद फिनिश किया, जो पहले हुआ उसमें हैड प्लस बी थ्री, और जो बाद में हुआ उसमें सिंपल सेंटेंस का यूज, सिंपल पास्ट सेंटेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, वी यूज ए पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, हीज, हर, देयर, योर बिफोर ए जेरंड। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा, हमेशा जेरंड से पहले हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई होप यू डोंट माइंड, माई मी थोड़े होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए ना, गलत है। माई बोरोइंग योर कार, ठीक है, आई होप यू डोंट माइंड माई बोरोइंग योर कार। In the above examples, notice that the only difference is me versus my. My is the possessive form of the pronoun I or me, for the pronoun I or me. For example, my book and my idea are possessive. The book and the idea belong to me. Next, me is the objective case of the pronoun. Thus, the second example is correct. The sentence that uses the possessive my, because we use a possessive before a gerund, and borrowing is a gerund. Here, borrowing plays the role of noun, gerund. When base form or ing is used as a noun. I know his reading. I know his reading. यहाँ पे possessive है, ठीक है. Every night has helped him pass the test. I know his reading. Every night has helped him pass the test. Next, I hope you don't mind my staying with you next week. Possessive है. My father does not like my going outside with Ram. हमेशा याद रखिए, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा किसके पहले, जेरेंड के पहले। क्लियर है रूल? क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।